नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान इजरायल में सीजफायर तो लागू है, लेकिन इजरायल की तरफ से लगातार इसका उल्लंघन किया जा रहा है। ईरान में पिछले 12 घंटे में 7 जगह विस्फोट हुए हैं। इसे लेकर इजरायल की तरफ से पोस्ट भी किया गया, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इजरायल की तरफ से पहले ही ईरान को धमकी दी जा रही थी और अब यूरोपीय देशों ने भी ईरान को 45 दिनों की डेडलाइन दे दी है। इस बीच हिंदुस्तान की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। साफ है, ईरान और इजरायल को लेकर दुनिया एक बार फिर दो भागों में बंटती नजर आ रही है। इन हालात में इस बात की आशंकाओं को जोर मिलता जा रहा है कि कभी भी ईरान इजरायल में टूट सकता है सीज फायर। तो कैसे ईरान इजरायल में दोबारा जंग के बन रहे हालात, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। यूक्रेन के साथ जारी रहेगी जंग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दो टूक जवाब। नाटो चीफ ने रूस को लेकर हिंदुस्तान और चीन को दी धमकी। व्हाइट हाउस की सुरक्षा में सेंध, नॉर्थ लॉन में अचानक लगा लॉकडाउन। उधर न्याय विभाग के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा एक्शन, 17 जज बर्खास्त। एससीओ बैठक में हिंदुस्तान ने फिर उठाया पहलगाम हमले का मुद्दा। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, आतंकवाद अलगाववाद से निपटने के लिए बना एससीओ। पाकिस्तान ने की भारत से बातचीत की पेशकश। और चलते चलते में देखेंगे, वैज्ञानिकों ने खोजा धरती से 35 गुना भारी और नेपच्यून से 2 गुना बड़ा एक्सोप्लैनेट। खुलेंगे कई नए रहस्य। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इजरायल में संकट में नेतन्याहू सरकार। गठबंधन से निकली अहम सहयोगी पार्टी यूटीजे। सैन्य भर्ती कानून पर टकराव के चलते उठाया कदम। एशिया में नए युद्ध की आहट। ताइवान के आसमान में दिखे 21 चीनी फाइटर जेट। ताइवान ने भी तैनात किए हिमार्स और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। बांग्लादेश से फिल्म मेकर सत्यजीत रे का घर बचाने की अपील। हिंदुस्तान ने कहा, पुश्तैनी इमारत गिराने पर दोबारा सोचे, मरम्मत में मदद देने को तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, यूएस को इंडियन मार्केट में मिलने वाली है पहुंच। ट्रेड डील पर चल रही बातचीत। इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ का किया ऐलान। तो ईरान और इजरायल के बीच जंग फिर से शुरू होगी, यह तय माना जा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच सीजफायर का सम्मान करने के लिए इजरायल तैयार नहीं हो रहा। ईरान में मोसाद का अभियान तेज हो गया है। हर दिन ईरान के अलग अलग शहरों में विस्फोट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजरायल की तरफ से इन विस्फोटों के बाद फारसी में ट्वीट कर ईरान की नाराजगी को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पिछले 24 घंटों में ही 7 बड़े विस्फोट की खबरें सामने आई हैं। सबसे पहला धमाका ईरान के कोम शहर में हुआ। इस धमाके में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया। ईरान ने कहा कि कोम में हुए धमाके की वजह गैस रिसाव है। तेहरान के खत्म अल अनबिया से आग लगी। यहां रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी का निर्माण मुख्यालय है। यह आईआरजीसी की मुख्य इंजीनियरिंग और निर्माण शाखा है। मशहद के एक अपार्टमेंट में धमाके के बाद आग लग गई। तबरीज में धमाकों के बाद ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने पड़े। ईरान ने कोम धमाके के पीछे गैस रिसाव का कारण बताया, तो इजरायल के विदेश मंत्रालय ने तंज कसते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा कि क्या ये बेहतर नहीं होता कि ईरान दिवालिया आतंकी संगठनों को करोड़ों डॉलर देने के बजाय अपनी गैस पाइपलाइन की मरम्मत कर लेता। इस बीच ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के सदस्य फदा हुसैन मालेकी ने दावा किया कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये केवल अस्थायी रूप से रुकी है। इस बात की पूरी संभावना है कि यह किसी भी वक्त फिर से शुरू हो सकती है। यानी इजरायल सीजफायर को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते कभी भी ईरान की तरफ से पलटवार हो सकता है। इस बीच यूरोपीय देशों ने ईरान को परमाणु समझौते पर 45 दिनों का समय दिया है। अगर इस समय सीमा के अंदर कोई समझौता नहीं होता है तो 2015 के सभी प्रतिबंध ईरान पर फिर से लागू हो सकते हैं। यह स्थिति ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इजरायल की तरफ से 11 सितंबर तक का समय दिया गया है कि ईरान अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर डील कर ले, नहीं तो यह सीजफायर खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले ईरान के साथ जल्दी बातचीत शुरू करने की बात कह रहे थे, अब उनके सुर भी बदलने लगे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान की तरफ से बातचीत शुरू करने की जल्दबाजी है, लेकिन मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि हमने उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया है।
दरअसल ईरान ने साफ कह दिया कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को तैयार है, लेकिन अमेरिका को पहले यह भरोसा दिलाना होगा कि जब बातचीत चल रही होगी तब ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। यानी पश्चिम एशिया में स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है, जिसके बाद हिंदुस्तान ने भी ईरान की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। ईरान में स्थित हिंदुस्तानी दूतावास ने लोगों से ईरान में गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। हिंदुस्तानी दूतावास ने कहा कि पिछले कई हफ्तों में सुरक्षा संबंधी घटनाक्रमों को देखते हुए हिंदुस्तानी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। साथ ही लोगों को यह भी सलाह दी गई कि वे ईरान के ताजा घटनाक्रमों पर नजर रखें और हिंदुस्तानी अधिकारियों की तरफ से जारी एडवाइजरी का पालन करें। जो हिंदुस्तानी नागरिक पहले से ही ईरान में है और वहां से निकलना है, उन्हें कॉमर्शियल फ्लाइट्स और नौका फेरी सर्विस का इस्तेमाल करने को कहा गया है। साफ है, ईरान और इजराइल के बीच कभी भी बड़ी जंग शुरू हो सकती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग की। तो रूस और यूक्रेन में 3 साल से जंग चल रही है और अब यूक्रेन इस जंग में बुरी तरह से पस्त होता दिखाई देने लगा है। यूरोप को डर है कि यूक्रेन के बाद उनका नंबर आ सकता है, इसलिए अमेरिका लगातार रूस पर दबाव बना रहा है कि वो सीजफायर का ऐलान कर दे। ट्रंप ने तो यहां तक कहा है कि जब तक पुतिन पर दबाव नहीं डाला जाएगा वो जंग बंद नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने अब यूक्रेन को खतरनाक हथियार देने की तैयारी कर ली है। अमेरिका जल्दी ही यूक्रेन को अपनी टॉक हॉक क्रूज मिसाइलें दे सकता है। ट्रंप ने इसे लेकर जेलेंस्की से सवाल किया है कि क्या जेलेंस्की में ताकत है कि वो मॉस्को पर सीधा हमला कर सके। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। अमेरिका का यूरोपीय देशों के साथ बनाया गया सैन्य संगठन नेटो सिर्फ यूक्रेन की ही मदद नहीं कर रहा है, बल्कि रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश भी कर रहा है। नेटो महासचिव मार्क रूट ने ब्रिक्स देशों को खुली धमकी दी है। रूट ने कहा कि अगर आप चीन के राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, तो आपको यह समझना होगा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने का भारी नुकसान हो सकता है। इन तीनों देशों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालना चाहिए, जिससे वो शांति वार्ता को गंभीरता से ले। रूट ने तीनों देशों पर प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो इन देशों पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इससे पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर रूस 50 दिन के अंदर यूक्रेन मामले में अमेरिका के साथ समझौता करने में विफल रहता है तो वो रूस और उसके व्यापारिक साझेदारों पर लगभग 100% आयात शुल्क लगाएंगे। अमेरिका और नेटो रूस और उसके सहयोगियों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने पश्चिमी देशों की धमकी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मॉस्को नए प्रतिबंधों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ घोषित प्रतिबंधों की संख्या पहले से ही काफी ज्यादा है, हम उनका सामना कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर लेंगे। रूस के विदेश मंत्री ने यहां तक कह दिया कि ट्रंप ने 50 दिन का समय दिया है। इसका मतलब क्या है? यह हमें 50 दिन बाद ही समझ में आएगा। यानी रूस ने साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिका में एक बार फिर लॉकडाउन लग गया है। हालांकि इस बार पूरे देश में नहीं, केवल अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के नॉर्थ हॉल में लॉकडाउन लगाया गया है। अचानक व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन को खाली कराया गया और ब्रीफिंग रूम में ही मीडिया कर्मियों को लॉक कर दिया गया। लगभग 1 घंटे तक ऐसी ही उथल पुथल मची रही। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मीडिया को बताया कि किसी ने व्हाइट हाउस के सेफ्टी फेंस यानी सुरक्षा बाड़ के ऊपर से एक फोन फेंक दिया था, जिसके तुरंत बाद जरूरी सुरक्षा कदम उठाए गए। आनन फानन में पत्रकारों को जेम्स ब्रैडी ब्रीफिंग रूम में शिफ्ट करके पेंसिल्वेनिया एवेन्यू को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। हालांकि भारतीय समयानुसार रात 9:26 तक हालात सामान्य हो गए, लेकिन व्हाइट हाउस ने अभी तक इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। और गौर करने वाली बात तो यह है कि व्हाइट हाउस में इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक तब हुई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही थे, पेंसिल्वेनिया जाने की तैयारी कर रहे थे। यह इसलिए भी चिंता का विषय बन जाता है क्योंकि हाल ही में ईरान ने ट्रंप को निशाना बनाने की धमकी दी थी। हालांकि इस घटना का ट्रंप के प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ा और वे अपने तय समय पर पेंसिल्वेनिया रवाना हो गए, लेकिन इस घटना ने व्हाइट हाउस की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से न्याय विभाग में बड़ा एक्शन लिया गया है।
ट्रंप प्रशासन ने 10 राज्यों के 17 इमिग्रेशन कोर्ट के जजों को बर्खास्त कर दिया है। जजों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ ने इसकी जानकारी दी। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब प्रशासन ने प्रवासियों को बड़े पैमाने पर निर्वासित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर चिंता जताते हुए जजों की यूनियन ने कहा कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से 103 से ज्यादा जजों को या तो बर्खास्त कर दिया गया या उन्हें प्रशासन के शुरुआती दौर में रास्ते में मोड़ कहे जाने वाले प्रस्तावों को स्वीकार करने के बाद स्वेच्छा से पद छोड़ना पड़ा। यूनियन ने कहा कि इमिग्रेशन अदालती प्रक्रिया में तेजी लाने के बजाय न्याय विभाग द्वारा की गई बर्खास्तगी हकीकत में लंबित मामलों को और बदतर बना देगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे एससीओ बैठक की। तो इस बैठक में सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहे हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसकी वजह भी थी क्योंकि 2020 की गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद उनका यह पहला चीन दौरा है, यानी लगभग 5 साल बाद। और इस बैठक में उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास भी सबको कराया। जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर एससीओ मेंबर्स को आईना दिखाया। उन्होंने एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है, इसके दोषियों को कटघरे में लाना अनिवार्य है। अप्रैल महीने में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में इसलिए आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया ताकि जानबूझकर प्रदेश की पर्यटन अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके और साथ ही धार्मिक तनाव बढ़ाया जा सके। लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और आगे भी करेगा। जयशंकर ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान का रुख तो साफ किया ही है और साथ ही एससीओ देशों से भी अपील की कि वे आतंकवादियों को पनाह और समर्थन देने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें और पीड़ित देशों को न्याय दिलाने में सहयोग करें। जयशंकर ने कहा कि एससीओ 3 बुराइयों से निपटने के लिए बना। वे हैं आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद। यह जरूरी है कि एससीओ आतंकवाद पर कोई समझौता ना करे। जयशंकर के इस बयान को काफी अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले बीजिंग में आयोजित रक्षा मंत्रियों की एससीओ बैठक के संयुक्त बयान में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था, जबकि पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं पर चिंता जाहिर की गई थी, जिस पर हिंदुस्तान ने नाराजगी भी जाहिर की थी। ऐसे में अब जयशंकर ने एससीओ के सदस्य देशों को भी आईना दिखा दिया है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने हिंदुस्तान के साथ युद्ध विराम का पालन करने की बात कही। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने सभी पड़ोसियों, खासकर हिंदुस्तान के साथ शांति और स्थिरता चाहता है और सभी विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति से करना चाहता है, ना कि टकराव या दबाव से। एक तरफ तो इशाक डार ने हिंदुस्तान के साथ बातचीत की पेशकश की और साथ ही उन्होंने यह भी दावा कर दिया कि भारत ने पहलगाम हमले के लिए बिना किसी विश्वसनीय जांच या सत्यापन योग्य सबूत दिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे पृथ्वी से 35 गुना बड़े ग्रह की। तो अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठाते हुए वैज्ञानिकों ने एक अनोखे और रहस्यमय ग्रह केपलर 139f की खोज की है, जो हमारी कल्पना से काफी परे है। यह ग्रह इतना विशाल है कि इसका द्रव्यमान यानी मास पृथ्वी से लगभग 35 गुना ज्यादा और आकार में नेपच्यून से 2 गुना है। यह अद्भुत खोज नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप के पुराने आंकड़ों और ट्रांजिट टाइमिंग वेरिएशन यानी टीटीवी तकनीक की मदद से मुमकिन हुई है। केपलर टेलीस्कोप आमतौर पर उन ग्रहों को देखता है जो अपने तारे के सामने से गुजरते हैं, जिससे तारे की रोशनी कुछ पल के लिए कम हो जाती है। लेकिन केपलर 139f एक ऐसी झुकी हुई कक्षा में था कि यह टेलीस्कोप की सीधी नजर से बच गया। द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटेस्ट में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक केपलर 139 नामक तारे के सिस्टम में पहले से ही 3 सुपर अर्थ और एक गैस मॉन्स्टर मौजूद थे, लेकिन उनके बीच की कक्षा में दूरी में एक गैप देखकर वैज्ञानिकों को संदेह हुआ कि कोई और ग्रह भी हो सकता है। कैलेब लैमर्स और उनके सहकर्मी जोशुआ विन ने रेडियल वेलोसिटी और टीटीवी डेटा को मिलाकर इस अदृश्य ग्रह की पुष्टि की। केपलर 139f की खोज हमें बताती है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई छिपे हुए ग्रह हो सकते हैं जो हमारी वर्तमान तकनीकों से अभी तक बचे हुए हैं। यह ग्रह हर 355 दिन में अपने तारे का चक्कर लगाता है। यह खोज हमें पुराने खगोलीय डेटा को नए सिरे से समझने का मौका देती है। जैसा कि लैमर्स कहते हैं कि ब्रह्मांड में अधिकांश ग्रह हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन अब हमारे पास उन्हें खोजने की चाबी है। 2026 में लॉन्च होने वाला यूरोपीय प्लेटो मिशन इस दिशा में एक नई क्रांति ला सकता है, जिससे भविष्य में कई और छिपे हुए ग्रहों की खोज होने की उम्मीद है।
तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।